वेलकम एवरीवन टू फिन जोन। और आज है आपका 6 नवंबर, संडे हो रहा है। और आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या हुआ था, लास्ट मंथ अक्टूबर में मेरा लॉस में मैंने एंड किया था। मेरा ओवरऑल लॉस था लास्ट मंथ। तो मेरी कहाँ गलतियाँ हुई, कितना लॉस हुआ और क्यों हुआ, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो उससे आप कुछ सीख सकते हो। अगर सीख सको तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ये मैं बेसिकली आपको पहले ही ये चीज़ बता दूं कि ये एक प्राइस एक्शन वीडियो होगा। तो अगर कोई भी मेरे दोस्त या कोई भी अभी आप लोग इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, जो कि बिल्कुल सही है, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि इंडिकेटर यूज़ करना गलत है। तो आप अगर यूज़ कर रहे हो, आपको सही लग रहा है तो आप वही यूज़ करो। आप वीडियो छोड़ सकते हो क्योंकि मोस्टली जो भी चीज़ मैं बात करूँगा वो प्राइस एक्शन बेस पे ही होगी। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स वगैरह यूज़ करता हूँ बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। और बाकी एक्स्ट्रा कुछ मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ना ओआई डेटा यूज़ करता हूँ। तो आप अगर ऑप्शंस ट्रेडर हो, आप अगर इंडिकेटर ट्रेडर हो, तो आप वीडियो मत देखो। आपके कोई काम का तो नहीं होगा, तो आपको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं अपना पीएनएल खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये अकाउंट से मैंने अपने पैसे भी निकाल लिए हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों निकाले। तो मैं करेंसी में करता हूँ, करेंसी में डेट रेंज रखते हैं हम लोग। मैंने चालू किया था करेंसी में ट्रेड करना, 20 सितंबर से चालू किया था शायद, और अभी तक का ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ओवरऑल जो लॉस है वो -1.64 के है। ठीक है, -1.64 के है, जिसमें से जो चार्जेस एंड टैक्सेस 1.2 के है और रियलाइज पीएनएल -435 है। तो मोस्टली मेरे चार्जेस और टैक्सेस में चले गए। ये भी क्यों चले गए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जब आप एफएनओ में ट्रेड लेते हो, आप भले ही करेंसी में लो, डेरिवेटिव में लो, बैंक निफ्टी में लो, निफ्टी में लो, कहीं भी लो, आपका 20 रुपये बाय में और 20 रुपये सेल में, दोनों में चला जाता है। ठीक है, तो मतलब 40 रुपये ट्रेड का तो आपको जाना ही जाना है ऐसे ही। ब्रोकरेज सिर्फ आपका ब्रोकर की तरफ से जाता है, और उसके ऊपर से आपका फिर आता है एसटीटी और जो भी सेस टैक्स वगैरह रहता है वो सब ऊपर से लगता है। तो 40 रुपये तो आपका एफएनओ में ऐसे ही जाता है, और उसके ऊपर से आपका टैक्स जाता है। तो मान लो 80-100 रुपये भी चले जाते हैं कभी कभी, आपका लॉट के हिसाब से डिपेंड करता है कितना टर्नओवर जनरेट हो रहा है। तो आप ये देखो कि मेरा कैपिटल 20,000 है। ठीक है, जिससे मैं करेंसी ट्रेड कर रहा था। तो 20,000 में अगर मैं 10 लॉट लेता हूँ तो उसमें मेरा 100 रुपये से आसपास चार्जेस और टैक्सेस है, वो 100 रुपये एक्सीड कर जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर 100 रुपये मान लो 20,000, तो लगभग 0.5% तो मेरे कैपिटल का सिर्फ ब्रोकरेज में ही जा रहा है पर ट्रेड। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपना अकाउंट फिनवेजिया में खोल दिया है। ठीक है, ये कोई भी पेड रिव्यू नहीं है, या मैं अपना लिंक नहीं दे रहा हूँ आपका कुछ भी ऑन ओपन करने के लिए ताकि मैं कमीशन कहूँ। मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कैपिटल स्मॉल है, और अगर आपको ऐसा करेंसी ट्रेडिंग करनी है, इक्विटी में करनी है, डिलीवरी करनी है, तो उसके लिए आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंट्राडे करते हो और अगर आप 2 से 3 ट्रेड भी अगर ले रहे हो, तब भी अच्छा खासा परसेंटेज आपका प्रॉफिट या फिर किसी का भी आपका चला जाता है इसमें। तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपका सीखने का फेज़ होगा। ऑब्वियसली अगर आप ये मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर ध्यान से देख रहे होगे, तो ऑब्वियसली आपका सीखने का फेज़ होगा, आप भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए होगे। तो आप ये कर सकते हो कि आप फिनवेजिया में अपना अकाउंट खुलवा लो। फिनवेजिया में एकदम ट्रस्टेड ब्रोकर है, पिछले 5-6 साल से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम न्यू ब्रोकर है। 5-6 साल से ब्रोकर है, और एनएससी और बीएससी वाला ही ब्रोकर है। वैसा एक्सनेस वगैरह वैसा ब्रोकर नहीं है आपका जो बाइनरी ट्रेडिंग वगैरह कराते हैं। एक्सनेस तो फॉरेक्स ब्रोकर हो गया, और बाकी जो बाइनरी ट्रेडिंग वाले जो ऑक्टा एफएक्स है वो सब बेकार ब्रोकर है, वो सब पे कहीं मत जाना। वो बाइनरी ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है पूरी। ये नॉर्मल आपका ब्रोकर है फिनवेजिया, आप अकाउंट खुला सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें क्या होता है कि आपका एफएनओ में जो 20 रुपये और 20 रुपये बायर सेल में लगते हैं, मतलब अगर सेल करो या बाय करो, तो 40 रुपये आपको मैंने बताया, 40 रुपये इसमें नहीं लगते हैं। इसीलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इस मंथ से ही चालू किया मैंने, ताकि मेरे चार्जेस और टैक्सेस कम हो जाए। और ये करेंसी का भी मैंने लास्ट मंथ से ही चालू किया है, तो इसलिए क्या क्या मुझे सीखने मिलता है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर मंथ में मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। मोस्टली मेरी गलती, सबसे पहले गलती ये बोल सकते हो कि मेरा प्रॉफिट जो था बहुत वेरिएबल था, लॉस भी बहुत वेरिएबल था। तो पहला रीज़न यही है कि रैंडम ट्रेडिंग मत करो मेरी तरह। आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों फिक्स होना चाहिए। कितना प्रॉफिट, एक रेंज बना लो ना। अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको वही
प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन एक रेंज ज़रूर होना चाहिए कि मान लो अराउंड आपका 100 रुपये से 300 रुपये के बीच में आपका प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 1000 रुपये प्रॉफिट कर रहे हो, अगला दिन 2000, उसके अगला दिन 3000 का 5000 का लॉस कर रहे हो, फिर अगला दिन 500 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक फिक्स्ड जगह पे आपको काम करना है, तभी आप लॉन्ग टर्म मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड चीज़ पे मूव करते हैं। सेकंड चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं क्या था, बहुत परसिस्टेंट था अपने ट्रेडिंग को लेके, कि अगर मार्केट आपका जो इंटरडे लेवल पे ही सिर्फ मैं देख रहा था, इंटरडे लेवल पे अगर मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना शॉर्ट करूँगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा बिगर पिक्चर देखना पड़ता है, जो कि काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे दिया है। मतलब अगर आप 3 मिनट या 5 मिनट पे चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, तो 15 मिनट या 30 मिनट वाले चार्ट का आप व्यू देखो, कहाँ कहाँ आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स है, कहाँ रेसिस्टेंस जोन है, वो सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा हाइयर टाइम फ्रेम पे। तो दूसरी पॉइंट ये होगी कि इंटरडे ट्रेड लेने से पहले आपको हाइयर टाइम फ्रेम्स का देखना पड़ेगा। अगर 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालो। जैसे यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे जैसे आपका एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, वो मार्केट जब उस लेवल के नीचे खुला, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा। तो अगर मुझे ये पहले से पता रहेगा, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं पहले से देख रखा है कि यहाँ सपोर्ट था जो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन गया, तो एक व्यू रहेगा ना कि ये आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूँ। एक आपको व्यू बनाने में हेल्प होती है। तो आप लार्जर टाइम फ्रेम्स पे जाओ, वहाँ पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मार्क कर दो। उससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी होगी ट्रेडिंग में, आप रैंडम ट्रेड नहीं लोगे। देखो, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना बहुत अच्छी बात है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, बट आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेजर सपोर्ट और मेजर रेसिस्टेंस कहाँ पे है। अगर मान लो मेरा ट्रेंड डाउनवर्ड्स भी है, ठीक है, मेरा ट्रेंड डाउनवर्ड्स भी है, लेकिन मान लो यहाँ पे कोई अगर मेजर सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे नीचे तो गिर रहा है, लेकिन अगर मान लो कि मैं ये ब्रेकडाउन पे यहाँ पे अभी शॉर्ट करता हूँ, तो मार्केट देखो वापस से शॉर्ट करने के बाद वापस से नीचे गया, लेकिन उसी लेवल पर रिजेक्ट करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो आपको, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, तो आपको मेजर सपोर्ट, मेजर रेसिस्टेंस लेवल वगैरह मार्क कर लेने चाहिए हाइयर टाइम फ्रेम्स पे। ऐसा नहीं कि 3 मिनट पे ट्रेड करते हो तो 3 मिनट पे ही आप सपोर्ट रेसिस्टेंस खोज रहे हो, 3 मिनट पे ट्रेड करते हो तो 15 मिनट, 30 मिनट, ऐसे 5 मिनट पे ट्रेड करते हो तो 1 घंटे टाइम फ्रेम पे आप देखो कहाँ पे आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 चीज़ आपका क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, थर्ड पॉइंट जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही रिलेटेड पॉइंट है। ये मैं आपको चार्ट पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ट को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो, पहले हम लोग खोजते हैं, आप ये देखो, ये अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखो मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट, ये कौन सा डे है, ये है आपका 2 नवंबर, ठीक है, 2 नवंबर का दिन है। तो ट्रेड करने से पहले मैं 1 नवंबर का चार्ट देखूंगा ना। अगर 9 बजे मार्केट यहाँ खुलता है तो आप सुबह पहले का 5-10 मिनट यही एनालाइज करो कि लास्ट सपोर्ट, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो मेजर सपोर्ट मुझे यहाँ से देखने से ही मिल रहा है। ऐसे आप 15 मिनट चार्ट पे भी आप देख सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरा मेजर सपोर्ट है। इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। मार्केट उसी सपोर्ट पे ओपन हुआ है और हम लोग वेट एंड वॉच किए कि यहाँ पे मार्केट क्या रिएक्शन देता है, और मार्केट ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर मूव किया। अब ऊपर मूव करने के बाद देखो, यहाँ पे एक तो रेंज टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे आपको रेंज दिखाई दे रहा होगा पूरा, ये रेंज है आपका। ये रेंज में ही मार्केट वापस ट्रैप हो गया। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि ये जो अपर रेंज है, ये वाली जो अपर रेंज है, ये कितनी बार यहाँ पे टच हुई है। यहाँ पे आप अपर रेंज को मैं अगर मार्क कर दूँ सही से, तो यहाँ पे ये रेंज आप देखो कितनी बार टच हुई। 1, 2, 3 बार तो यहीं हो गई, एक बार यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर वापस से टेस्ट हुआ, अब आप देखो कि यहाँ पे सेम इंट्राडे लेवल पे ही आप कितनी बार टेस्ट होगी। इंट्राडे लेवल पे ही 1, 2, 3, 4 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है। देखो, जब भी कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस, कोई भी जितनी बार ज़्यादा टच होता है उतना ज़्यादा वो वीक होता है। अगर मान लो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता और फिर नीचे यहाँ पे लोअर लोज बना के मार्केट नीचे आया था, तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता था। मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब थर्ड टाइम जब टच हुआ यहाँ पे मार्केट, ये वाला टच जब हुआ, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ये वाला टच जब हुआ मार्केट सपोर्ट को, तो आपको सतर्क हो जाना है। आपको ये सोचना है कि मार्केट बार बार यहाँ पे टच कर रहा है, 3 बार टच दे चुका है, अब चौथी बार आएगा तब मैं ब्रेकआउट पे बाय करूँगा। सिंपल सा है। देखो,
अगर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 बार अगर टच हो चुका है ना, तो चौथी बार अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है बाय करने का अपने सेटअप के हिसाब से, कोई भी सेटअप हो, वो सेटअप के हिसाब से अगर आपको अपॉर्चुनिटी उस रेजिस्टेंस पे मिल रही है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे साफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपका ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। ठीक है, ये वाले कैंडल पे मैं एंट्री लूँगा। क्यों लूँगा, मैं आपको बता दिया कि जब भी सपोर्ट आपका 3 बार टच हो चुका है और चौथी बार आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है वहाँ पे बाय करने का, तो आप ले लो। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, अप्रॉक्स 85 to 90% प्रोबेबिलिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। 100% तो देखो कुछ भी काम नहीं करता है, वो बात याद रखना। कभी कभी 4th टाइम भी आपको रिजेक्ट कर जाएगा, मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी है कि अगर 4th टाइम मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस तोड़ने के ट्राई करता है, तो मार्केट ऊपर रैली देगा ही देगा। यहाँ पे आप देखो 4th टाइम यहाँ पे टच किया, उसके बाद मार्केट वन साइडेड रैली दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का एडवांस पॉइंट भी क्लियर हो गया कि कैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। जितना ज़्यादा बार कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस टच होता है, उतनी ज़्यादा बार वो कमज़ोर हो चुका है। ये आपको बस याद रखना है हमेशा। ठीक है, देखो, और मैं एक फाइनल पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, 4th पॉइंट, जो काफ़ी जेनरिक पॉइंट है, सबको पता है, लेकिन कोई अच्छे से फॉलो नहीं करता। ठीक है, आप देखो कि सेटअप बनाना अच्छी बात है, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि सेटअप, कितने लोग बोलते हैं ना सिर्फ साइकोलॉजी हर चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में साइकोलॉजी है, मैं मानता हूँ कि साइकोलॉजी है, लेकिन साइकोलॉजी बिल्ड कैसे करें, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बिल्ड कैसे होता है ये कौन बताएगा। सब बोलते हैं साइकोलॉजी माइंडसेट बनाना है, माइंडसेट बनाओ, प्रॉफिटेबल माइंडसेट बनाओ, या ऐसा बनाओ कि तो वो आपको साइकोलॉजी क्या होती है एग्जैक्टली मैं आपको सिंपल टर्म से बताता हूँ। साइकोलॉजी क्या होता है, जैसे मान लो इसको बोलते हैं एक स्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब ये करेंसी का एक स्क्रिप्ट है, बैंक निफ्टी एक स्क्रिप्ट है, कोई भी चीज़ इसको आप ट्रेड कर सकते हो, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, SCRIP स्क्रिप्ट। ठीक है, हर स्क्रिप्ट का एक अपना साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है, अपने साइकोलॉजिकल एज होती है हर स्क्रिप्ट की। जैसा ये मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जैसा आपका USD INR मूवमेंट देता है, वैसा बैंक निफ्टी नहीं देता है, और जैसा बैंक निफ्टी मूवमेंट देता है वैसा USD INR मूव नहीं करता है। वोलेटिलिटी अलग रहती है। सपोर्ट जोन्स पे आपका जो पावर रहता है, इसके क्या है कि करेंसी में क्या है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आपको देखना ही देखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है करेंसी का, लेकिन वहीं पे इक्विटी में क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इंटरडे लेवल पे, क्योंकि इक्विटी जो है वो आपका निफ्टी भी फॉलो करता है। अगर निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है तो वो सपोर्ट को भी रेजिस्टेंस को तोड़ देगा। वो अब भले एक बार टच हुआ है, 2 बार टच हुआ हो, वो रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, क्योंकि निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है। तो वो अलग फैक्टर्स पे काम करता है। ठीक है, उसके अलग डिपेंडेंसीज है, वो अलग फैक्टर पे काम करता है। USD INR अलग फैक्टर पे काम करता है, बैंक निफ्टी अलग है। तो सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सपीरियंस के साथ ही डेवलप होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताया, तो ये एक मैंने ट्रेड करने के बाद ही मुझे पता चला है कि इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है बैंक निफ्टी और निफ्टी से। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको हर, जैसे बैंक निफ्टी में क्या एज बनेगी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी भी उसको कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं किया है। तो उसका एज आपको खुद खोजना पड़ेगा। वो कैसे आप खोज पाओगे, आपको खोजना पड़ेगा जर्नल में। आपको अपनी जर्नलिंग करनी है। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, इस मंथ का भी मैं जर्नल बना रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, ये जर्नल देख सकते हो आप, इस मंथ का जर्नल है। और ये जर्नल में यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, एक पेज में मैं अपने पॉइंट्स लिखता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने सीखा, और एक पेज में कहाँ पे किस टाइम में मैंने बाई किया, कौन से दिन बाई किया, और बाय सेल का स्ट्रैटेजी क्या था, कितना PNL हुआ, हर चीज़ मैं अच्छे से यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि मंथ के एंड में मुझे कंप्यूटर पे जाके हर एक चीज़ ना देखना पड़े, और मैं खुद अपना नोटबुक खोलूँ और क्या क्या रोज़ दिन मैंने सीखा है उसको रिवाइज करता रहूँ, और उसको देख के मैं इम्प्लीमेंट करूँ नेक्स्ट मंथ। जैसे अभी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने अपने लॉसेस से ही सीखे हैं। जो एक महीने मैंने 1.6 के दिए हैं उससे ही मैंने ये सब सीखा है। तो जर्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग, मैं भी इसको नेगलेक्ट करता था पहले, लेकिन जब मैंने एक मंथ उसको ट्राई किया तो तब मुझे पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि मान लो कि मेरा पूरे मंथ सिर्फ लॉस हो रहा है, मतलब पूरे मंथ मेरा प्रॉफिटेबल था लेकिन 3-4 लॉस हुआ। अब मैंने देखा कि वो 3-4 जो लॉस है वो सिर्फ मेरा 12 से 1 बजे जितने भी मैंने ट्रेड्स लिए बैंक निफ्टी में, वहाँ पे मेरा लॉस हुआ। अब अगले मंथ मैं क्या करूँगा, मैं 12 से 1 इग्नोर करूँगा। 12 से 1 अगर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी ट्रेड करने के लिए तब भी मैं उसको ट्रेड नहीं करूँगा। उससे क्या होगा कि मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सक्सेसफुल होने की, मतलब मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल होने की। यही आपको करना चाहिए। और आप देख सकते हो कितने लोग अगर ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो तो उनको तो और फ़ायदा है, उनको तो डे भी पता चलेगा, टाइम भी पता चलेगा, कब प्रीमियम का क्या जो भी ग्रीक्स वगैरह का रहता है
वो कब कितना डीके रहता है, वो हर एक चीज़ आप नोट्स बना सकते हो। तो अपना मैनुअल नोट्स एक बार आप बना के ट्राई तो करो, 1 मंथ ट्राई करो। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप छोड़ देना, लेकिन 1 मंथ आप खुद ट्राई करो। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा आपकी ट्रेडिंग में, और आपको खुद समझ में आएगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। क्योंकि सेटअप तो देखो मोस्टली सबको पता है, सेटअप सबको पता है, लेकिन आपको जो बोलते हैं ना लोग कि साइकोलॉजिकल एज होनी चाहिए, बहुत यूट्यूबर्स को आपने जितने बड़े यूट्यूबर्स है, साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। तो साइकोलॉजिकल एज बिल्ड कैसे करते हैं? बिल्ड करने के लिए आपको साफ साफ आपको जर्नलिंग करनी पड़ेगी। जर्नलिंग में आपको कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि वो टाइम के कारण हो रहा है, क्योंकि सबका अलग अलग है ना। बैंक निफ्टी में कितने बजे से कितने बजे मोमेंटम आता है, यूएसडी आईएनआर में कब मोमेंटम आता है, वो आपको ट्रेड करके ही पता चलेगा। भले ही सेटअप आपका कितना भी एक्यूरेट हो, आप सपोर्ट पे बाई किए, आप रेजिस्टेंस पे सेल किए, आप 10 तरह के इंडिकेटर लगा दिए, हर चीज़ कर दिए, लेकिन अगर वो मोमेंटम है ही नहीं मार्केट में, उस टाइम मोमेंटम है ही नहीं, तो टाइम का फैक्टर भी हो जाता है। सिर्फ सेटअप नहीं है, हर जगह सेटअप वर्क नहीं करता है। सेम सेटअप अगर मैं इक्विटी में लगा दूँ तो वो सेम सेटअप वर्क नहीं करेगा जैसा करेंसी में वर्क कर रहा है, क्योंकि करेंसी के एज अलग है, करेंसी की एज अलग है और बैंक निफ्टी की एज अलग है। इसीलिए आप देखते हो कि जितने भी बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो कभी भी अलग अलग रैंडमली ट्रेड नहीं करते हैं कि एक दिन इक्विटी कर लिया, एक दिन बैंक निफ्टी कर लिया, एक दिन करेंसी कर लिया, एक दिन कमोडिटी। ऐसा कोई नहीं करता है, सबका अपना अपना एज बना हुआ है। वो एज आपको सिर्फ जर्नलिंग से ही पता चल सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो आप। आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी है जर्नलिंग कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जर्नल सब बनाओ, क्योंकि अगर जर्नल नहीं बना रहे हो तो आप अपना पैसा बर्बाद ही कर रहे हो मार्केट में, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप अपने लॉसेस से सीख ना सको, अगले मंथ इम्प्लीमेंट ना करो, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना जर्नल बनाएं और खुद अपने ट्रेड्स एनालाइज करें। आप कहीं भी ट्रेड करते हो, आप इक्विटी में करते हो, डेरिवेटिव, करेंसी, कहीं भी करते हो, आप अपना ट्रेड खुद मंथ के एंड में अपना एनालाइज करें और खुद पता लगाएं कि वो क्या चीज़ है जिसके कारण मैं लॉस कर रहा हूँ। टाइम है वो बाय की तरफ हमेशा बाय लेना है, या ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना है, या ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। हर चीज़ आप देखो कहाँ आप गलती कर रहे हो और उसको नेक्स्ट मंथ इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से करो। ठीक है, तो यही थे टोटल 4 पॉइंट्स जिससे आपको अगर कुछ हेल्प मिली हो तो आप लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वैसे मैं लाइव वीडियोस वगैरह लाता ही रहता हूँ मोस्टली, अगर जब भी मेरे पास फ्री टाइम रहता है तो मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके डाल ही देता हूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग फिनज़ोन।